The Phantom's Tale, presented. हम चार दोस्त अपार्टमेंट में पले बढ़े थे। मैं, प्रतीक, गोपाल, शैलजा और मेरा नाम पीयूष है। न कोई पड़ोसी बच्चे, न बड़ा आंगन, न झूले, न बारबेक्यू पार्टियां। दिवाली पर पटाखे करने भी हमें हमेशा किसी और मोहल्ले में जाना पड़ता था। शायद इसी वजह से और कुछ और कारणों से, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, हमने बचपन में अपनी कल्पना में मिलकर एक भूतिया घर बनाया। हमने उसके लिए नियम बनाए, क्योंकि प्रतीक हमेशा कहता था कि डरावनी जगहों के लिए नियम होना ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक परंपरा सी बन गई थी, जिस पर हम साल भर काम करते रहते थे। ज्योतिका का कहना था, असली भूतिया घर कभी नहीं होते। हम चारों को आधा यकीन था कि यह सच है। कभी हम उस घर का नक्शा बनाते, कभी उसकी डरावनी तस्वीरें, और हर बार गोपाल की वही पुरानी स्केचबुक इस्तेमाल होती, जिसमें वो अपने अजीब और गरीब चित्र बनाता था ताकि उसके माता पिता को पता न चले। भले ही ये सब हमारी कल्पना थी, लेकिन हमारी बातें और प्लान ऐसे होते जैसे हम उसे सचमुच जिंदा करने की कोशिश कर रहे हों। साल गुजर गए। प्रतीक अब रियल एस्टेट एजेंट है। ज्योतिका यूनिवर्सिटी में प्री मेडिकल पढ़ रही है। गोपाल एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, और मैं कभी कंस्ट्रक्शन तो कभी रिटेल के काम में लगा रहता हूं। फिर एक दिन प्रतीक ने वो घर ढूंढ लिया। एक पुराना 5 मंजिला अंग्रेज़ों के टाइम का घर। नुकीली छतें, मीनार जैसी टावरें और बड़ी बड़ी खिड़कियां। यह घर छोटे छोटे मकानों के बीच ऐसा उभरा हुआ था मानो किसी विशालकाय जीव का सड़ा गला, लेकिन अजीब तरह से खूबसूरत अंगूठा ज़मीन को चीर कर बाहर निकल आया हो। बाड़ और लॉन पर जंगली घास उगी थी। बेलें दीवारों से ऐसे चिपकी थीं जैसे घर को धीरे धीरे निगल रही हों। लेकिन प्रतीक का ध्यान सबसे पहले बरामदे पर गया। दरवाजे के दाईं ओर 3 गुड़ियों के सिर रखे थे, जिन्हें काटकर गमलों में बदल दिया गया था। उनमें अजीब बदबूदार फल उग रहे थे, इतने सड़े हुए कि देखने में पुराने फटे चमड़े जैसे लग रहे थे। ये तो हमने कभी तय ही नहीं किया था कि हमारे भूतिया घर में कौन से फल होंगे। प्रतीक ने हमें उन गुड़ियों की तस्वीरें भेजीं, और तस्वीरें देखते ही मेरी रीढ़ में ठंडा डर उतर गया। हमने तय कर लिया, हमें वहां जाना है। कुछ हफ्तों बाद हम चारों उसी घर के लॉन में खड़े थे, जिसे हमने बचपन में सिर्फ अपनी स्केचबुक और डरावनी कल्पनाओं में देखा था। हवा में सड़ी गली सी गंध फैली हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो घर हमें पहचानता हो। अच्छा, ये तो कुछ खास है ना? ज्योतिका बोली। प्रतीक, मुझे पक्का पता है ये सब तुम्हारा ही काम है, लेकिन मानना पड़ेगा, इस शरारत के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मैं तो बस बैठकर इसका मजा लेने वाला हूं, क्योंकि तुमने इसमें जान लगा दी है। प्रतीक ने अपने हाथ स्पोर्ट्स कोट की जेब में डाल दिए। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। क्या ये मेरी ही वजह से नहीं है? उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। ये एक बड़ी शरारत होगी, लेकिन सवाल ये है कि किस काम की? मैंने प्रतीक के जवाब का इंतजार किया, मगर वो बस घर को घूरता रहा, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। मैं शुक्रगुजार था कि मैंने जीन्स पहनी थी, खाकी शॉर्ट्स नहीं, क्योंकि सामने का लॉन हमारे घुटनों तक घास से भरा हुआ था। हमें नियमों पर फिर से गौर करना चाहिए, गोपाल ने कहा। हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में एक स्केचबुक थी। क्या तुम पागल हो? ज्योतिका ने तंज कसा। तुम्हें सच में लगता है कि अब इनसे कोई फर्क पड़ेगा? और अगर पड़े तो? गोपाल बोला। क्या पता अब पहले से ज्यादा मायने रखते हो। ज्योतिका ने सिर हिलाया।
इनक्रेडिबल। तो फिर चलो नियम दोबारा देखते हैं, प्रतीक ने कहा। उसकी निगाहें घर की बंद खिड़कियों पर थीं, मानो वो उन्हें पार करके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। गोपाल ने स्केचबुक खोली। नंबर 1। रुको, मैंने बीच में टोका। क्या ये तुम्हारी बचपन वाली स्केचबुक है? गोपाल ने हल्की सी मुस्कान दी। काश, लेकिन नहीं। जब हम अपार्टमेंट से निकले तो शायद मेरे माता पिता को पुरानी चीज़ें मिल गईं और उन्होंने सब फेंक दिया। लेकिन मुझे ज़्यादातर नियम याद थे, क्योंकि मैं उन्हें बार बार पढ़ता था। मैंने फिर से लिख डाले, बस भाषा थोड़ी बदल गई है। उम्र के साथ मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ। हम उन नियमों को अक्सर साथ में पढ़ते थे, ज्योतिका ने कहा, और उसकी आवाज़ में अजीब सी पुरानी यादों की ठंडक थी। हम सब घर की तरफ मुंह करके खड़े थे जबकि गोपाल ने पढ़ना शुरू किया। नियम 1, सामने वाले दरवाजे पर कभी मुक्का न मारें। अगर अंदर जाना चाहते हैं तो अपना दायां हाथ धातु के नौकर पर और बायां हाथ अपनी आंखों पर रखें। अगर कोई साथ हो तो वो भी अपनी आंखें ढके। नौकर को 3 बार बजाएं। नियम 2, कोई आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। आंखें बंद रखें और ढकी रहें। 3 तक गिनें। आप नहीं चाहेंगे कि देखें किसने दरवाज़ा खोला है। तीसरे सेकंड पर आप आंखें खोल सकते हैं और अंदर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप घर के अंदर मौजूद लोगों के साथ एक समझौता कर रहे हैं। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। नियम 3, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दरवाजे के पास दीवार में बने छोटे छेद में छोड़ दें। बाहर जाते समय ही उन्हें वापस लें। नियम 4, घर में चलें लेकिन दौड़े नहीं। अगर आप चलेंगे तो वे भी चलेंगे, अगर दौड़ेंगे तो वे भी दौड़ेंगे, और उनका पीछा करने का तरीका सालों की प्रैक्टिस से बेहद तेज हो चुका है। नियम 5, हर मंजिल पर एक पहेली सुलझानी होगी। अगर हल नहीं कर पाए या भाग गए तो वे आपके पीछे आएंगे। पहेली हल करने पर ही अगली मंजिल का रास्ता मिलेगा। नियम 6, अगर बिना पहेली हल किए ऊपर की मंजिल पर चले गए तो वॉल्ट द स्टेयरमैन आपके पीछे आएगा। ये ऐसा जीव है जो सीढ़ियों पर लोगों को परेशान करने के अजीब अजीब तरीके निकालता है, और जो भी उसे धोखा देने की कोशिश करता है वो उसकी क्रिएटिविटी का शिकार हो जाता है। नियम 7, सबसे ऊपर अटारी में एक खजाना है। यही वजह है कि हम यहाँ हैं, और यही वजह है कि हम ये नियम याद कर रहे हैं। खजाना जिसके लिए आप अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। मैंने नोटिस किया, जैसे ही गोपाल ने आखिरी लाइन पढ़ी, घर के अंधेरे बरामदे में कुछ हिलता सा लगा। लेकिन शायद ये सिर्फ मेरी नज़र का धोखा था। अरे, ज्योतिका ने कहा, क्या हमने ये नियम पहले ऐसे ही लिखे थे? गोपाल ने गला साफ किया। असल में मुझे लगता है अब मेरा उच्चारण पहले से बेहतर है। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब बनावटी सी घबराहट थी। लेकिन क्या हमने तुम यहाँ क्यों हो, नियमों को फिर से दोहरा रहे हो वाली बात भी लिखी थी? ज्योतिका ने पूछा। मुझे तो खजाना और बाकी सब याद है, उसने जोड़ा। खजाने को कैसे भूल सकते हैं, मैंने हंसी में कहा, लेकिन मेरी हंसी थोड़ी कांप रही थी। जो कहना चाह रही हूं, ज्योतिका आगे बोली, ऐसा लग रहा है जैसे हमें पहले से उम्मीद थी कि हम एक दिन यहां होंगे और इन नियमों को फिर से पढ़ रहे होंगे। ये हिस्सा थोड़ा अजीब लग रहा है, जिससे मुझे लगता है कि गोपाल और प्रतीक पहले से मिलकर कोई मजाक कर रहे हैं। बढ़िया दोस्तों,
मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर मजाक दिलचस्प है तो मुझे आखिर में सच्चाई जानने में कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं। रुको, मैंने बीच में कहा, क्या हम वाकई ऐसा करना चाहते हैं? अगर हम में से कोई तैयार नहीं है तो? हम पहेलियों में अच्छे नहीं हैं और वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम भूतों में यकीन करते हो? ज्योतिका ने हल्का सा हंसते हुए पूछा। हमने कभी साफ साफ नहीं कहा कि वे भूत हैं, मैंने गंभीर आवाज में कहा। तो फिर आत्माएं, एलियंस, या फिर हाउस एल्फ यानी घरेलू आत्मा? उसने मजाक उड़ाया। मैंने कहा, या शायद कुछ और ही। और हाँ, गोपाल की पुरानी स्केचबुक का गायब हो जाना मुझे अच्छा संकेत नहीं लगता। हमें सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, गोपाल ने कहा, चिंता मत करो, मैं पहले से तैयारी करके आया हूं। मैंने अपने भरोसेमंद दोस्तों के लिए एक मैसेज टाइप किया है। अगर मैं सुबह 3 बजे तक अपने फ़ोन पर वापस नहीं आया तो ये अपने आप भेज दिया जाएगा। उसमें इस घर की लोकेशन भी होगी। मैं फ़ोन कार में ही छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 बजे से पहले ही हमारे साथ कुछ हो गया तो? मैंने कहा। मेरे शब्द आधे मजाक आधे डर में डूबे हुए थे। मुझे सच में जानना है कि वो खजाना क्या है, प्रतीक ने कहा। फिर लगभग बुदबुदाते हुए, इतनी धीमी आवाज में कि शायद सिर्फ मैंने सुना, इस भाग दौड़ से थक चुका हूं। वाह प्रतीक, ज्योतिका ने कहा। चलो शुरू करें। अंधेरा होने में ज्यादा वक्त नहीं है और मैं चाहती हूं कि हम ये शो सूरज डूबने से पहले शुरू कर दें। हमें पहेलियां हल करनी हैं और सीढ़ियां चढ़नी हैं। हाँ पीयूष, ऐसे सोचो कि हम कुछ क्लाइंट हैं जो एक अच्छा डरावना घर खरीदने आए हैं। अपना काम करो, गोपाल ने कहा। हम बरामदे की तरफ बढ़े। उसकी पुरानी लकड़ी हमारे वजन से करा उठी, जैसे घर को हमारी मौजूदगी से तकलीफ हो रही हो। मेरी नज़र फिर उन गुड़ियों के सिर वाले गमलों पर गई। उनमें पौधे आधे मरे हुए लटक रहे थे, उनकी टहनियां किसी सूखी हड्डी जैसी। मुझे लगा शायद ये पौधे कभी जिंदा थे ही नहीं। हमने एक दूसरे से पूछा, सब तैयार? हमारे पेट में अजीब सी गड़बड़ थी, जैसे भीतर कोई ठंडा सा डर तैर रहा हो। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे गले से बाहर निकल आएगा। प्रतीक ने आगे बढ़कर अपना दाहिना हाथ दरवाजे के नौकर पर रखा। उसने हमें देखा और हल्का सा सिर हिलाया। हमने भी सिर हिलाया और अपनी आंखें ढक लीं। बरामदे के सन्नाटे में कहीं बहुत गहरे से, लकड़ी के भीतर से एक बहुत धीमी फुसफुसाहट उठी। मुझे पक्का यकीन है उसने मेरा नाम लिया। जब हम चारों बाहर खड़े थे और प्रतीक सामने के भारी धातु वाले दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और हाथ कांप रहे थे। 1, 2, 3 बार दस्तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे नियमों में लिखा था। मैं मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि कोई दरवाज़ा न खोले। बस हम सब सामने के बरामदे में खड़े होकर हंस दें और इस डरावनी जगह के बारे में मजाक बना लें, ताकि अंदर जाने की नौबत ही ना आए, क्योंकि हमें नहीं पता था अंदर क्या इंतज़ार कर रहा है। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। शायद ये घर किसी अमीर इंसान ने बनवाया हो, प्रतीक के कहने पर, और बाहर से इसे पुराना और डरावना दिखाने का कोई नाटक किया गया हो। लेकिन सामने का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। मेरा दिल अब सीने से बाहर कूदने को तैयार था। मुझे लगा मैंने किसी की सांसों की आवाज़ सुनी है, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो हम में से किसी की थी या
दरवाज़ा खोलने वाले की। टिक टिक 1। गोपाल जोर से गिन रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। टिक टिक 2। तभी मुझे लगा कि दरवाजे के पीछे से कोई धीमी अस्पष्ट सी आवाज़ आ रही है। कुछ पल में वो फुसफुसाहट बदलकर उल्टी भाषा जैसी हो गई, जैसे कोई टेप उल्टा चल रहा हो। टिक टिक 3। ठीक है, ज्योतिका ने कहा। उसकी आवाज़ में डर और हंसी दोनों थे। अब मैं आंखें खोल रही हूं। मैंने भी आंखें खोलीं, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। प्रतीक ने बिना सोचे समझे अंदर कदम रख दिया और हम भी उसके पीछे चल पड़े। अंदर पहले से ही रोशनी जल रही थी। एक पुराना धूल भरा झूमर एंट्रेंस हॉल में हल्की पीली रोशनी फैला रहा था। प्रतीक ने इधर उधर नजर दौड़ाई और पास लटकते पुराने पर्दे को एक झटके में खींच दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जो भी था वो तेजी से निकल गया, गोपाल ने कहा। या फिर ज्योतिका बोली, दरवाज़ा अपने आप खुल गया हो, शायद कोई पुराना मैकेनिज्म हो। प्रतीक, मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे कोई अमीर दोस्त हैं? अब तो बहुत कम है, उसने सीढ़ियों के नीचे की अलमारी झांकते हुए जवाब दिया। 3 दोस्त तो मेरे साथ अभी खड़े हैं, अगर तुम लोग मुझे दोस्त मानते हो। बिल्कुल पीयूष, गोपाल ने कहा और अपनी स्केचबुक में कुछ लिखने लगा। मैंने चारों ओर देखा। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने बचपन में बनाई थी। ये एंट्रेंस हॉल, ये घुमावदार सीढ़ियां, सब कुछ। लेकिन एक अजीब बात थी। सीढ़ियों के मोड़ पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई कुछ पल के लिए खड़ी होकर हमें देख रही हो और फिर गायब हो गई। सीढ़ियों पर कदम मत रखना दोस्तों, प्रतीक ने सावधानी से कहा। ये देखो, वही छोटी सी बेंच। ज्योतिका ने इशारा किया, जो मैंने शीशे के नीचे बनाई थी। वह दाईं ओर बढ़ी और उसकी नजर एक पुराने धूल भरे शीशे पर पड़ी। और ये देखो, इसके लकड़ी के फ्रेम पर सांपों का एक झुंड खुदा हुआ है, जैसे अपनी पूंछ का पीछा कर रहे हों। ये मेरा ही आइडिया था, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन तुम बताओ, कोई इतनी अजीब चीज बनाता कैसे है? मैंने धीमी आवाज में कहा। अगर ये घर अब भी उन फर्श के नक्शों और डिजाइनों पर बना है जो हमने बचपन में सोचे थे, तो आगे चीजें बहुत अजीब होंगी। हाँ, गोपाल ने हामी भरी। मजाक नहीं है। और सच में ये जगह बच्चों के दिमाग से निकली थी। कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर इसमें शामिल नहीं था। हमने सिर्फ लाइब्रेरी से ली गई पुरानी विक्टोरियन घरों की किताबों से प्रेरणा ली थी। असली मकसद था एक डरावना, खतरनाक घर बनाना। मुझे अचानक याद आया, हमने कुछ जाल भी बनाए थे, याद है? बाकी तीनों ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। मुझे सब याद नहीं, प्रतीक ने कहा। मुझे भी नहीं, गोपाल ने जोड़ा। कोई बात नहीं, मैंने कहा। हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे। हाँ, ज्योतिका बोली। साथ रहेंगे तो और भी बातें याद आ जाएंगी। अजीब ये था कि हम में से किसी ने भी बाहर जाने की बात तक नहीं की। हमने अभी कोई पहेली शुरू नहीं की थी, न ही अपनी जान जोखिम में डाली थी। जैसा कि नियमों में लिखा था कि अंदर घुसते ही खतरा शुरू हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि जैसे ही दरवाज़ा खुला, खतरा भीतर सरक आया था और अब वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। हमें और तैयारी करनी चाहिए थी। मेरे पास न पवित्र जल था, न नमक, न चांदी। अब तो हम चारों उन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करते थे
पर शायद कहीं भीतर हम फिर से यकीन करना चाहते थे। दोस्तों, प्रतीक की आवाज टूटी। ये देखो, एक छोटा सा गड्ढा सामने के दरवाजे के बाईं ओर उखड़ते सफेद रंग के बीच छिपा हुआ। इतना बड़ा था कि इसमें कई चीजें रखी जा सकती थीं। हम तीनों ने अपने फोन उसमें रख दिए। गोपाल ने अपना फोन पहले ही कार में छोड़ दिया था। किसी के पास कोई खास भूत पकड़ने वाला गैजेट तो नहीं है? गोपाल ने आधी हंसी में पूछा। कोई इंफ्रारेड कैमरा वगैरह? अगर है तो अभी गड्ढे में डाल दो। तय मैं अपना प्रोटॉन पैक घर भूल आई हूं। ज्योतिका ने मेरी तरफ देखते हुए आंख मारी। तो बस मोबाइल फोन ही है, गोपाल ने कहा। वाह, क्या तैयारी है हमारी। और हाँ, मैं टॉर्च भी नहीं लाया। मैंने चेक कर लिया था, प्रतीक ने कहा। बिजली आ रही है। मैं अंदर तो नहीं गया था, लेकिन अंदाजा था कि लाइटें जलेंगी। अच्छा, गोपाल ने ठंडी हंसी हंसी। तो बिजली का बिल कौन भर रहा है पीयूष? पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं आया। प्रतीक पहले ही एंट्रेंस हॉल से आगे बढ़ चुका था। हम भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। ऊपर से तो सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबके चेहरे पर खिंचाव साफ दिख रहा था। डर हमारी नसों में धीरे धीरे जहर की तरह फैल रहा था। अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं था, या शायद वो चीजें अदृश्य हों। पता नहीं, उन्हें देख पाना ज्यादा डरावना होगा या ना देख पाना। हमने पहली मंजिल का चक्कर लगाना शुरू किया। एंट्रेंस हॉल से आगे सीढ़ियां थीं और उसके बाद पार्लर। बचपन में पार्लर शब्द हमारे लिए अजनबी था, लेकिन ज्योतिका ने समझाया था, ये मेहमानों के लिए बनाया जाने वाला औपचारिक कमरा होता है, परिवार के निजी ड्राइंग रूम से अलग। हमने उसे सजाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब जो नज़ारा था उसमें आकर्षण से ज़्यादा भय था। ऊंची पीठ वाली सोने की परत चढ़ी कुर्सियां, जिनकी गद्दियां फटकर बाहर निकल रही थीं। एक बड़ा लकड़ी का कैबिनेट, जिस पर ऊपर की तरफ उकेरा हुआ एक जोकर का चेहरा था। उस चेहरे की मुस्कान अजीब तरह से टेढ़ी थी, जैसे किसी ने हड्डियों को मरोड़कर उसे हंसाया हो। मैंने दाहिनी दीवार पर टंगी एक पेंटिंग देखी, मोनालिसा और जॉर्ज वॉशिंगटन का चेहरा, लेकिन सल्वादोर दाली की पिघलती घड़ी जैसा अजीब आकार, और चेहरे का मांस खोपड़ी से टपक रहा था। आंखों की जगह खोखली काली गुफाएं थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन खाली आंखों से हमें घूर रहा हो। मैंने ध्यान से देखा तो ज्योतिका अचानक मेरे पास आकर फुसफुसाई, वो गोपाल है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हम पार्लर से निकलकर डाइनिंग रूम, फिर किचन में पहुंचे। हर जगह अजीब डरावनी चीजें बिखरी पड़ी थीं। पुराने कैबिनेट में रखे खून से सने कप, सोफे पर बैठी गुड़ियाएं जिनकी खोई हुई आंखों की जगह असली जैसी नकली इंसानी आंखें लगी थीं, और सिंक में रखे बर्तन जिन पर पित्त जैसे पीले दाग और अज्ञात सड़े टुकड़े चिपके थे। बदबू इतनी भयानक थी कि मेरा गला उलटने लगा। लेकिन सबसे डरावनी चीज एक कोने में रखी टूटी फूटी कुकू क्लॉक थी। मुझे याद आया, बचपन में मैंने इसे बनाने का सोचा था, लेकिन अधूरा छोड़ दिया था। शायद गोपाल ने अपने विकृत दिमाग से उसे पूरा कर दिया। टेढ़े मेढ़े लकड़ी के घर के दरवाजे से अचानक एक आकृति बाहर निकली। एक बूढ़ा, सूखा, झुर्रियों से भरा चेहरा, जिसकी आंखें धंसी हुई थीं और होंठ फटे थे। उसके फटे पुराने कोट के पीछे पंखों जैसी कोई चीज फैली थी। वो बेहद अजीब, इंसान जैसी लेकिन इंसानी न लगने वाली आवाज में फुसफुसाया, छोड़ो छोड़ो।
उसकी आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस समय तक हम सब थोड़ा चिड़चिड़े हो चुके थे। हमारी आवाज़ में खींच और चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। अगर इस सब के पीछे हम में से ही कोई था तो ये मजाक अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। हम लिविंग रूम में पहुंचे, वो कमरा जो एंट्रेंस हॉल और सीढ़ियों से पहले आता था। घर का निजी हिस्सा। मेरी समझ में पुराने घरों में ये वो जगह होती है जहां मेहमानों को कम ही लाया जाता है। हम सबको यकीन था कि पहली पहेली यहीं छिपी होगी। अजीब बात ये थी कि बचपन में हम कभी असली पहेलियां नहीं बनाते थे, जबकि सबको पहेलियों में दिलचस्पी थी। शायद हमारे मन के किसी अंधेरे कोने में डर था कि अगर सच में ये घर कभी हमें मिल गया तो हमें उसके रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इसलिए हम तब असली जवाब जानना ही नहीं चाहते थे। काश हमने तभी जवाब ढूंढ लिए होते। काश हमें शुरू होने से पहले ही सब पता होता। लिविंग रूम बाकी कमरों के मुकाबले बिल्कुल साधारण था, सिवाय उस एक चीज के, चिमनी। चिमनी में आग नहीं जल रही थी, बल्कि उसके भीतर सोने के सिक्कों, पुखराज, पन्नों, लाल माणिक और डरावने दिखने वाले गहनों का ढेर था। मेरी नज़र एक अजीब पेंडेंट पर अटक गई। पंखों वाला कांटेदार सा उल्लू, या शायद चमगादड़, जिसकी आंखें किसी मरे हुए की तरह लाल चमक रही थीं। ये क्या? ज्योतिका की आवाज़ में हैरानी थी। खजाना यहाँ क्यों है? ये तो अटारी में होना चाहिए था। आखिरी में मैंने धीमे से कहा, हमें नहीं पता कि अटारी में क्या है, और हो सकता है वो खजाना ना हो। गोपाल बोला, फायरप्लेस मैंटल के पत्थरों में से कुछ गायब हैं। वो सही था। चिमनी के फायरप्लेस मैंटल के नीचे बड़े बड़े खुरदरे पत्थर लगे थे, पर पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां और 13वां पत्थर गायब थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती उखाड़ लिया हो। पत्थरों की बनावट ऐसी थी मानो किसी मध्ययुगीन किले का हिस्सा हो। हमने कमरे को टटोलना शुरू किया, शायद कोई सुराग मिल जाए। एक पुराना फफूंदी लगा चेज लाउंज, जिसके सुनहरे बटन अब काले पड़ चुके थे, एक जर्जर सोफा और घिसी पिटी कुर्सियां ढीले घेरे में रखी हुई, जैसे कोई कभी यहां बैठकर किसी खेल का हिस्सा रहा हो। एक साइड टेबल जिस पर एक पुराना ग्लोब रखा था, मगर ग्लोब का उत्तर पूर्व, अलास्का और उत्तरी ध्रुव का हिस्सा धंसा हुआ था, जैसे किसी ने भीतर से चबा डाला हो। उसके पास एक सूखी सीप पड़ी थी। एक भारी भरकम पुरानी मेज, शायद 19वीं सदी की। मेज पर एक खाली पीला पड़ चुका लिफाफा और एक पुराना कंपास, दिशा बताने वाला नहीं बल्कि गोल बनाने वाला। मेज की दराजें खाली थीं, लेकिन जैसे ही मैंने एक दराज बंद की, मुझे लगा मानो उसके अंदर से किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो। फायरप्लेस के मैंटल में जो ब्लॉक गायब थे, नीचे से गिनते हुए बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां और 13वां, हमारे बचपन से ही ऐसे ही थे। बाकी फर्नीचर की तरह ये भी उसी समय की बची हुई चीजें थीं। हम उन पुरानी चीजों को देख ही रहे थे कि गोपाल ने कहा, शायद हम बचपन में ही किसी पहेली को बनाने और सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, बिना जाने। मुझे भी हल्का हल्का याद आया, हमने फायरप्लेस मैंटल से कुछ ब्लॉक जानबूझकर हटाकर रखे थे। अजीब सी छोटी छोटी चीजें जो बच्चों के लिए भी बहुत अनोखी थीं। तभी प्रतीक ने चेज लाउंज के नीचे झुककर देखा और धीरे धीरे बाहर निकला। उसके हाथ में वही ब्लॉक थे जो फायरप्लेस मैंटल से गायब थे। क्या ये ब्लॉक फिर से वहीं लगाने हैं?
गोपाल ने पूछा। इतना आसान नहीं हो सकता, ज्योतिका ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। और फिर माहौल बदलने लगा। अब तक कमरे में बस पुराना सामान, टूटी फूटी चीजें और हमारी सांसों की आवाज थी। लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारों के किनारों पर हवा धुंधली होने लगी हो, जैसे धुएं का कोई पर्दा खिंच रहा हो। उस धुंध के अंदर कुछ आकृतियां बनने लगीं। वे हमसे लंबी और बड़ी थीं। उनका हिलना डुलना अजीब था। न इंसानी चाल, न रेंगना, बल्कि एक अजीब सा झटका, जैसे हर कदम से पहले शरीर दाएं बाएं मरोड़ खाता हो, मानो कोई बीमार नृत्य कर रहा हो। उनके शरीर सिर से पांव तक धुंधले सफेद कपड़े में लिपटे थे। उस कपड़े में और भी रंग झलक रहे थे, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि साफ नहीं दिख रहा था। वे धीरे धीरे किनारों से हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैंने उनकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, क्या क्या हमने इन्हें बनाया था? क्या ये भी हमारी बनाई चीजें हैं? पता नहीं, प्रतीक ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें तनाव साफ था। उसका हाथ जेब में था, जैसे किसी चीज को कसकर पकड़ रखा हो। मैंने मन ही मन ठान लिया, अगर हम यहां से जिंदा निकले तो जो चीज मेरी जेब में है उसे जरूर इस्तेमाल करना होगा। ज्योतिका ने अपने सिर के पीछे हाथ रगड़ा, जैसे वहां दर्द हो। गोपाल की आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह खुला रह गया। वो बस देख रहा था, हिला तक नहीं। हमें कुछ करना होगा, और अभी, मैंने कहा। जो भी करो, प्रतीक बोला, भागना मत। नियम याद है ना? अगर हम भागे तो वो भी भागेंगे। पहेली सुलझाने का कोई टाइम लिमिट नहीं था। मैंने गुस्से में कहा। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दोस्तों पर चिल्ला रहा हूं या उस धुंध में छिपे प्राणियों पर। हमने नियम बदल दिए थे, गोपाल बुदबुदाया। कुछ चीजें जोड़ी थीं, लेकिन कुछ हटाई भी थीं। अब जो 7 नियम बचे हैं उनमें बहुत कुछ लिखा नहीं है। और तभी धुंध के अंदर से एक लंबी खिंची हुई कराह सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से हमें देख रहा हो और पास आने वाला हो। मैंने लिविंग रूम में नजर दौड़ाई। हमारे पास जो कुछ था, अगर उन्हें सच में सुराग कहा जा सकता है, वो बस मेरे दोस्तों और उस चीज के बीच की आखिरी उम्मीद थे। जैसे जैसे मैं गौर से देख रहा था, और भी अजीब बातें सामने आ रही थीं। हर एक ने नकाब पहन रखा था। हाँ, नकाब ही होना चाहिए, वरना ये चेहरे इंसानी नहीं हो सकते थे। वे बहुत धीमी चाल से आगे बढ़ रहे थे। मेरे अंदाजे से कुछ ही मिनटों में वे हमारे बिल्कुल सामने होंगे। 1, 2, 3, नहीं, 6, रुको, 7। हाँ, 7 थे। मैंने जबरदस्ती अपनी नजरें उनसे हटाईं, मगर यह आसान नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग उन्हें किसी सामान्य चीज में ढालने की कोशिश कर रहा था। मेरी नसों में भय और घबराहट का जहर फैल रहा था। दिल चाहता था कि ये सब कोई मजाक निकले, मगर भीतर की आवाज बार बार चेतावनी दे रही थी। खतरा। हम उन ब्लॉकों से जूझ रहे थे। कौन से ब्लॉक लगाएं? मैंने पूछा, मगर मेरी आवाज कांप रही थी। दिल धड़क नहीं रहा था, गर्जना कर रहा था जैसे किसी चिमनी के अंदर फंसी आग। मैंने फिर उस चमकते हुए खजाने की तरफ देखा। प्रतीक ने शायद मेरी नजर पकड़ ली थी, क्योंकि उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, खजाना बस एक जाल है। वो बात किसी मंत्र की तरह लग रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो अटारी में पड़े खजाने की बात कर रहा था
या फिर हमारे सामने जलती चिमनी के पास रखी उस चीज की। पर एक बात तय थी, वे आ रहे थे और अब हमें रोकने वाला कोई नहीं था। लिविंग रूम के चारों कोनों में वे थे, धीरे धीरे लेकिन तय कदमों से हमारी ओर बढ़ते हुए। उनके शरीर बाएं दाएं झटके खाते, जैसे किसी टूटे हुए खिलौने को जबरदस्ती चला दिया गया हो। आधा दर्जन लंबे, अजीब और गरीब, सफेद कपड़ों में लिपटे हुए प्राणी किसी के बुरे सपने से निकलकर हमारे सामने आ गए थे, और हमारे बचपन का वो भूतिया खेल अब असली बन चुका था। हम उनके सामने थे और पहली पहेली का हल तो हमने अभी शुरू भी नहीं किया था। मुझे लगा जैसे इस घर ने धोखा दिया है, इन तथाकथित नियमों ने धोखा दिया है। हमने तो कोई नियम नहीं तोड़ा था शायद। जब हम बाकी लोग पत्थर के टुकड़ों के साथ उलझे थे, यह सोच रहे थे कि कौन सा टुकड़ा चिमनी के मैंटल में फिट होगा, तभी ज्योतिका ने एक पत्थर निकालना शुरू कर दिया। हम सब ने रुककर उसकी तरफ देखा। यह लगभग सही था। उसने 5वां ब्लॉक हटाते हुए कहा। वृत्त और ग्लोब ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा, टूटे हुए वृत्त स्पाइरल जैसे होते हैं। कुछ स्पाइरल बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, जैसे प्रकृति में, सीपियों, फूलों में। वही गोल्डन स्पाइरल। गणित में इसे फिबोनाची सीक्वेंस से दर्शाया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां, 13वां और फिर 5वां, यही गुमशुदा नंबर था। उसके बोलते ही चिमनी के अंदर चटाक की आवाज हुई, फिर घर्र, और चिमनी की भट्टी का निचला हिस्सा धंस गया। सोने के सिक्के, माणिक, पुखराज सब बहते हुए नीचे गिर गए। ज्योतिका ने 5वां पत्थर बाकी पत्थरों के साथ जमीन पर फेंक दिया। वाह, मैंने कहा, लेकिन वो अभी भी आ रहे हैं। मेरे सबसे करीब वाला प्राणी अब बस 9 फीट दूर था। उसकी धीमी अजीब चाल अब साफ दिख रही थी, धुंध में लिपटा हुआ, लेकिन इतना पास कि मैं उसके पैर देख पा रहा था, अंदर की ओर मुड़े हुए और फिर बाहर की तरफ मुड़े, जैसे हड्डियां गलत जगह पर जुड़ी हों। शायद इसी वजह से वो ऐसे झटकों से चल रहा था। उसका शरीर बड़ा था, मोटे और रूखे सफेद वस्त्रों में ढंका, ऊन और फर के बीच की किसी बनावट जैसा, जिसमें कुछ अजीब रंगों की धारियां थीं जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया। और उसका चेहरा, या जो भी वो था, मानो उसके अपने शरीर का हिस्सा हो। बिना पुतलियों वाली 2 गोल आंखें और नीचे कुछ भी नहीं, जैसे गर्दन की जगह बस सफेद मांस का ढेर हो जिस पर वो चेहरा चिपका हो। वो रुक गया और फिर मेरी तरफ झुकने लगा। जैसे ही वह उठा, उसकी असली शक्ल सामने आ गई। उसका धड़ और चेहरा अजीब सी चमक लिए हुए था। उसकी गोल, न हिलने वाली आंखें सीधे मेरी तरफ जमी थीं, जबकि उसका बाकी शरीर हल्के हल्के हिल रहा था। चेहरे जैसे उस प्राणी के निचले हिस्से सीधे उसके बड़े और डरावने शरीर से जुड़े थे। उसकी त्वचा पर बीमार सी पीली परत और कसकर खिंची हुई मांसपेशियां थीं। फिर उसने अपनी लंबी लंबी बाहें ऊपर उठाईं और घुमा दी। तभी मुझे दिखा, उन पर दांतों की कतारें उगी हुई थीं, जैसे उसकी बाहें भी काट सकती हों। वह जितना मेरे करीब आता गया, उसका विशाल शरीर और भी अजीब तरीके से हिलने लगा। उसके हाथ गोल और चौड़े, 5 से ज्यादा उंगलियों वाले, धीरे धीरे खुल गए। मुझे लगा जैसे वहां सिर्फ एक जीव नहीं,
बल्कि दो अलग अलग चीजें हों, और शायद उसके कपड़ों के अंदर और भी। नहीं, गोपाल अचानक चीखा। मैंने मुड़कर देखा, वह तेजी से प्रतीक की तरफ बढ़ रहा था। प्रतीक के हाथ में शायद एक हैंडगन थी, जिसे वह जेब में छिपाए किसी एक प्राणी की तरफ ताने हुए था। गोली चली, लेकिन तभी गोपाल ने प्रतीक को धक्का मारकर गिरा दिया और गोली हवा में बेकार निकल गई। जब गोपाल उठा तो बंदूक उसके हाथ में थी। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई बुरी आशंका सच होने वाली हो। गोपाल अविश्वसनीय तेजी से उन दो राक्षसों के बीच घूम रहा था, एक हाथ में बंदूक, दूसरे में अपनी नई स्केचबुक। वह किसी तरह उनके बड़े अजीब हाथों से बचते हुए कमरे के पीछे की ओर बढ़ रहा था। वे जीव अब उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे वैसे नहीं दौड़ रहे थे जैसा कि नियमों में लिखा था कि अगर हम भागेंगे तो वे दौड़ेंगे। वे बस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मानो यही खेल का सही तरीका हो। गोपाल ने एंट्रेंस हॉल और सीढ़ियों की तरफ जाने वाले गलियारे का दरवाजा खोला। मैं इसे बंद जगह में फेंक दूंगा, वह कमरे से बाहर भागते हुए चिल्लाया। अगर मैं नहीं बचा तो मेरी पत्नी और बेटी को बता देना। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। क्या उन प्राणियों ने दरवाजा वैसे खोला जैसे हम इंसान खोलते हैं? पता नहीं। न मैंने देखा न सुना, बस इतना देखा कि उनके आसपास की धुंध अचानक गहरी हो गई, इतनी गहरी कि उनकी आकृतियां गायब हो गईं, और फिर वे वहां नहीं थे। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी। प्रतीक मेरे बगल में खड़े होकर बुदबुदाया, बंदूक ये पूरी तरह मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। नियम नंबर 3 का कोई उल्लंघन नहीं। तुम्हारे पास कोई लेजर टॉर्च या ऐसी कोई चीज तो नहीं थी? मैंने पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। ये एक सामान्य सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन है, कोई फालतू फीचर नहीं। ज्योतिका बोली, जीपीएस ट्रैकर का क्या? प्रतीक का चेहरा अचानक उतर गया। हाँ, उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है। दुकान वाले ने जबरदस्ती लगवा दिया था, छोटा सा, दिखता भी नहीं, ताकि चोर न देख सकें। उसने सफाई दी कि वो हमें बचाने के लिए बंदूक लाया था, पर मुझे समझ नहीं आया गोपाल ने उसे उन प्राणियों पर गोली चलाने से क्यों रोका। क्या होगा अगर? मैंने कहा, जरा मेरी बात सुनो। क्या होगा अगर वो प्राणी असली ना हो? शायद कोई महंगे एनिमेट्रॉनिक्स हों, या फिर कठपुतली की पोशाक पहने लोग, धुएं और शीशों के बीच छिपे हुए। और सोचो, अगर ये सब गोपाल की ही बनाई हुई चाल हो सकता है उसके अमीर लोगों से संपर्क हो, और वो नहीं चाहता कि हम किसी असली इंसान को मार दें, जबकि ये सिर्फ एक शरारत हो। कुछ समय पहले प्रतीक ने कहा, तुम सब मुझ पर ये सब रचने का इल्जाम लगा रहे थे, जो कि पागलपन है। हमने ये साथ में शुरू किया था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जवाब दिया। हमें यहां से निकलना होगा, हालात बेकाबू हो चुके हैं। हम कोशिश किए बिना नहीं जा सकते, ज्योतिका ने कहा। तुम्हें पता है, उस खजाने के बारे में सोचो जिसके लिए जान दांव पर लगाना भी सही हो सकता है। वो सही थी, बिल्कुल सही। 5 मंजिलें, हम 5 लोग, 4 नहीं 5। यहां आने के बाद से हमने शैलजा का नाम जोर से नहीं लिया था, लेकिन उसके बारे में हम सब सोच रहे थे। मैंने अब तक उसका जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जब हम छोटे थे, इस भूतिया घर का आइडिया शैलजा का ही था।
हमने बचपन में इस घर और इसके नियमों को बनाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि हम अपार्टमेंट में बंद बच्चों की तरह जीते थे और हम एक डरावना, खतरनाक घर बनाना चाहते थे जो सिर्फ हमारा हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शैलजा, जिसने हमारे साथ ये घर डिजाइन किया था, अचानक गायब हो गई। किसी ने कहा उसका अपहरण हो गया, किसी ने कहा वो अपार्टमेंट से भटक कर कहीं खो गई। लोगों ने खूब तलाशा, रात रात भर जागरण हुए, पर कुछ नहीं मिला। हम बच्चों ने तब सोचा शायद ये घर ही था जिसने उसे ले लिया। उसके जाने के बाद हमने घर और उसके नियमों को पूरा किया, जैसे कि ऐसा करने से शैलजा लौट आएगी। हमने ये बात कभी खुलकर नहीं कही, लेकिन हम सबके मन में यही था। जब वो कभी वापस नहीं आई तो हमारे बीच एक अनकहा अपराध बोध बस गया। हमने बार बार घर के नियम बदलने की कोशिश की, उन्हें और सही बनाने की कोशिश की। अगर हमारे पास पैसे और साधन होते तो हम सच में ये घर बना भी देते, लेकिन हम बच्चे थे। आखिरकार हमने कोशिश छोड़ दी। ज्योतिका आज भी हर साल शैलजा के माता पिता को फोन करती है। मैं नहीं करता, शायद कभी किया भी नहीं। जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है और आप कारण नहीं जानते, तो वक्त के साथ आप उसकी हकीकत भूलने लगते हैं। यादें रह जाती हैं, पर वो भी धीरे धीरे एक कहानी बन जाती हैं, जैसे कोई किस्सा जो आपको बचपन में सुनाया गया हो। शैलजा ही अटारी में रखा खजाना है, मैंने कहा, और मेरे मुंह से ये निकलते ही चारों ओर का सन्नाटा और भारी हो गया। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ज्योतिका बोली, अगर ये सब नकली भी है तो भी हमें इसे पूरा करना ही होगा। शैलजा भी यही चाहती, मैंने कहा। उसे ये खेल, ये रहस्य हम सबसे ज्यादा पसंद थे। शायद गोपाल और मुझसे भी ज्यादा। प्रतीक चुपचाप खड़ा था, मुंह फेर कर बंद खिड़की की तरफ देख रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, किस खजाने की तरफ उसका झुकाव है, हमारा खोया हुआ दोस्त या वो सोना जवाहरात जो हमारी आंखों के सामने पड़े थे। मैंने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में गोपाल लिविंग रूम में लौटा। आते ही उसने मजाक किया, आजकल लोग बंदूकों में भी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने लगा लेते हैं। शायद उसने प्रतीक को पुलिस वाले की तरह बंदूक थामे देख लिया था। वो ज्योतिका के पास आया, उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा और पहेली सुलझाने पर बधाई दी। दूसरे हाथ में उसकी स्केचबुक थी। उसके चेहरे पर हल्की उदासी जरूर थी, लेकिन वो ठीक लग रहा था, जैसे उन अजीब छोटे और डरावने बड़े हाथों ने अभी तक उसे छुआ ही ना हो, जबकि थोड़ी देर पहले ही वो प्रतीक की बंदूक को दरवाजे के पास वाले संकरे छेद में फिट कर रहा था। उसने पूछा, पहली पहेली सुलझाने के बाद भी तुम सब इतने परेशान क्यों हो? प्रतीक ने उसे डांटा, कहा कि उसने उसकी जान जोखिम में डाली और वो इसका एहसानमंद है। जब मैंने बताया कि हम शैलजा के बारे में बात कर रहे थे, गोपाल का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी झलकने लगी। शायद वो अब भी उसकी गुमशुदगी से उबर नहीं पाया था। हम सबसे भी ज्यादा हमने चर्चा की कि अब आगे रास्ता और मुश्किल और अजीब होगा। जैसे बचपन में जब हमने ये खेल बनाया था, तो अंदर ही अंदर हमें पता था कि एक दिन हम यहाँ लौटेंगे और अपने खोए दोस्त को वापस पाने की कोशिश करेंगे। बाहर कहीं हवा चीख रही थी। हम सब ने एक दूसरे को देखा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़े, दूसरी मंजिल के लिए, जहां शायद जवाब मिले
या फिर और भी सवाल? हम दूसरी मंजिल के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियों का मुड़ा हुआ ढांचा मुझे उस डरावने जीव के टेढ़े सिर की याद दिला रहा था जिसे मैंने नीचे पास से देखा था। उसका सिर अजीब तरह से सीधा खड़ा था, मानो अपने ही बड़े डरावने शरीर पर टिकाया गया हो। पहली मंजिल पर जो जीव हमारे सामने आए थे, उनका रहस्य आज भी मेरी समझ से बाहर है। वे हमें पकड़ने इसीलिए आए थे क्योंकि प्रतीक ने घर का नियम नंबर 3 तोड़ दिया था, जिसमें साफ लिखा था कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रवेश द्वार के पास बने छोटे छेद में रखना अनिवार्य है। उनका रूप रंग इतना विचित्र था कि दिमाग उन्हें समझने में अटक जाता। आप किसी ऐसी चीज का वर्णन कैसे करेंगे जो आपने पहले कभी देखी ही ना हो? तुलना करने के लिए कोई आधार ही ना हो तो दिमाग खाली हो जाता है। अगर हम में से किसी ने भी उन जीवों को डिजाइन किया होता तो मैं सोच भी नहीं पाता कि ऐसा ख्याल दिमाग में कहां से आया होगा। शायद वे गोपाल के किसी पागलपन भरे डूडल से पैदा हुए हों जो उसने तेज बुखार में बनाए हों। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। वे कम से कम 2 अलग अलग चीजों का मेल थे, एक शरीर और एक चेहरा जो अपने आप में ही एक और शरीर था। वे सफेद रोएदार कपड़ों में लिपटे थे। कम से कम नीचे वाला बड़ा शरीर तो ऐसा ही था। उनके अंग अजीब तरह से अलग थलग लगे हुए थे, जैसे किसी ने खिलौने के हाथ पैर तोड़कर उल्टा जोड़ दिए हों। और उनकी चाल रुक रुक कर चलने वाली, टूटी फूटी लय में थिरकती हुई, जैसे कोई पुरानी भूतिया वॉल्ट्स चल रही हो, लेकिन इतनी असमान, इतनी बेसुरी कि आपके रोंगटे खड़े कर दे। मानो किसी अदृश्य ठंडी उंगलियों ने आपके पैरों को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया हो। उस वॉल्ट्स ने मेरे दिमाग को एक डरावनी गली में धकेल दिया जहां मैं जाने से बच रहा था। वॉल्ट, मुझे वॉल्ट द स्टेयरमैन नहीं दिख रहा। मैंने बुदबुदाया। यह अच्छी बात है। शायद ये जीव तभी आते हैं जब हम कोई बुरा काम करते हैं। ज्योतिका ने कहा, जब हम नियम तोड़ते हैं, जब तक कि उसकी बात बीच में ही रुक गई। मेरी रीढ़ में बर्फ की लकीर उतर गई। सीढ़ियों के ऊपर वह था, एक विशाल लंबी लंबी टांगों वाला साया जो दीवारों को छू रहा था। उसकी देह इतनी ऊंची थी कि उसने हमारे सिर के ऊपर एक काला चाप बना रखा था। उसकी गोल असामान्य आंखें हमें नीचे घूर रही थीं और उनकी किनारियों पर हल्का सा धुंधलापन था, जैसे वह हमें किसी और अंधेरे संसार से देख रहा हो। फिर वो गायब हो गया। तुम लोगों ने देखा? मैंने हाँफते हुए कहा। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि लगा अभी उल्टी हो जाएगी, लेकिन सीढ़ियों पर ऐसा करना सही नहीं था। फिसल कर गिरने का खतरा था। उल्टी को बाद के लिए रोकना बेहतर था। हम अब दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे तो थोड़ी देर रुककर बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे ऊपर लटकती हुई उस चीज को देखा ही नहीं। वॉल्ट द स्टेयरमैन, बचपन में बनाए गए हमारे नियमों में एक डरावना किरदार। उसका काम था सीढ़ियों की रखवाली करना, ताकि कोई भी पहली मंजिल की पहेली हल के बिना ऊपर न जा सके। क्या वॉल्ट सच में कुछ बोल रहा था, या फिर वो सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था, या शायद दोनों ही? लेकिन जितनी देर हम दूसरी मंजिल की लैंडिंग पर खड़े रहे, उतना ही ये साफ हो गया कि हमें आगे बढ़ना ही होगा। पहेली सुलझाने का वक्त अभी नहीं था, वो बाद में आएगा। पहले हमें दूसरी मंजिल का सामना करना था, और हम सब जानते थे कि ये मंजिल खतरनाक थी। बचपन में हमने पहली मंजिल को बस एक वार्म अप के तौर पर डिजाइन किया था, डरावनी लेकिन जानलेवा नहीं।
जब तक आप पहली पहेली नहीं छेड़ते या कोई नियम नहीं तोड़ते, वहां कुछ खास खतरा नहीं था। दूसरी मंजिल अलग थी। मैं सबसे आगे था और जैसे ही मैंने बरामदे में कदम रखा, एक आवाज आई। एक प्रेशर प्लेट दब गई। ओह धत, मैंने बुदबुदाया। जाल। पीछे से एक हाथ ने मेरा कंधा पकड़ लिया। सब ठीक है, गोपाल ने कहा। ये बस लोगों को अगले ट्रैप के लिए तैयार करने के लिए है। याद है? मुझे याद है, ज्योतिका बोली। हमारा पहला असली ट्रैप इसके ठीक बाद आता है। ठीक है, मैंने कहा। याद है, लेकिन थोड़ा धुंधला है। मेरी दाईं तरफ कुछ हलचल। दीवार के पास एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर रखा था, बिल्कुल वैसा जैसा हमने सालों पहले स्केचबुक में बनाया था। उस पर एक बड़ा पीतल का हॉर्न लगा था। पुराने जमाने का फोनोग्राफ। रिकॉर्ड पहले से घूम रहा था। सुई हवा में हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हो। फिर सुई रिकॉर्ड पर गिरी और 1960-70 के दशक का एक अजीब सा फनी सा गाना बजने लगा। अचानक सुई फिर से उछली, इस बार ज्यादा जोर से। गाना उल्टा चलने लगा और तभी मुझे याद आया, वो आवाज जो हमने घर में घुसने से पहले सामने के दरवाजे पर सुनी थी, जब हमने आंखें बंद कर ली थीं और अपने हाथों से चेहरा ढक लिया था, जैसे नियमों में लिखा था, और इंतजार कर रहे थे कि कोई दरवाजा खोले और हमें अंदर खींच ले। जब वो गाना फिर से बजा तो उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी, लगभग शैतानी। शब्द धुंधले थे, जैसे किसी अंधेरे कुएं से आ रही फुसफुसाहट। कुछ धुनें बनी। फिर अचानक सब कुछ थम गया। तब तक मैं उस प्रेशर प्लेट से काफी दूर आ चुका था। बाकी लोग बरामदे में मेरे साथ खड़े थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वही गाना नहीं है, मैंने कहा। ये वो गाना नहीं जो हमने तय किया था कि प्लेट पर कदम रखते ही बजेगा। हाँ, ज्योतिका ने धीरे से कहा, और बोल सुनकर तो ये और भी अजीब लग रहा है। मुझे याद नहीं कि दूसरा गाना कौन सा था। प्रतीक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कुछ पुराना था, किसी के किसी और को पागल बनाने की कहानी। मुझे भी याद नहीं, गोपाल ने कहा। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल नहीं था, प्रतीक ने जिद से कहा। बरामदे की दीवारों पर लगे सड़े हुए फूलों की पेंटिंग अब भी थीं, जैसे कि होनी चाहिए थीं। दूसरी मंजिल के छोटे से गलियारे के अंत में 2 दरवाजे थे। एक पर लोहे का हुक बना था और दूसरे पर एक मछली की तस्वीर। और ये रहा पहला जाल, ज्योतिका ने बुदबुदाया। तो कौन सा दरवाजा? ये आसान है, प्रतीक ने कहा। हम मछली हैं, इसलिए मछली वाले दरवाजे से जाएंगे। ये मेरा आइडिया था, मुझे याद है। गलत, गोपाल ने सख्त लहजे में कहा। ये हुक है, हमने प्लान बदला था। इस घर से बचने के लिए तुम्हें मछली नहीं, हुक बनना होगा। मैंने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें पूरा यकीन है गोपाल? हाँ, गोपाल ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, मैं सही हूं, प्रतीक ने पलट कर कहा। हमने कुछ नहीं बदला, ये मेरा आइडिया था। मुझे पता होता। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे उनकी नजरें किसी को झुकने पर मजबूर कर देंगी। हम ही मछली हैं, प्रतीक ने कहा। या शायद, गोपाल ने धीमे स्वर में कहा, तुम गलत याद कर रहे हो।
और गलत यादें यहां मौत दे सकती हैं। उनकी बहस से तंग आकर मैं मछली वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे पास एक प्लान था। बाकी सबको दूर रखूंगा और दरवाज़ा खोलते ही खुद किनारे हो जाऊंगा, ताकि अगर ये गलत हुआ तो मैं बच जाऊं। मैंने हैंडल पकड़ा। सब लोग पीछे हटो, सीढ़ियों के पास जाओ, मैंने कहा। मैं खोलते ही किनारे हट जाऊंगा। वो लोग अनिच्छा से पीछे हटे। मैंने झटके से दरवाज़ा खोला और फौरन साइड में हो गया। कुछ नहीं हुआ। हम ठीक हैं? मैंने पूछा, नज़रें दोस्तों की ओर टिकाए जो दरवाजे के पार देख रहे थे। उनके चेहरे सामान्य थे। मैंने सावधानी से आगे बढ़कर दरवाजे के पार झांका। ये दूसरी मंजिल का ड्राइंग रूम था, जैसा हमने प्लान किया था, लेकिन मुझे हल्की सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। और ड्राइंग रूम के कोने में पर्दे के पीछे कुछ हिला था। मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा और कहा, काम हो गया। गोपाल इतनी तेजी से आ रहा था कि वो लगभग मुझसे टकरा ही गया। उसने एक हाथ ऊपर उठाया। मुझे लगा अब सीधा घूंसा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मेरी कमीज का कॉलर पकड़कर मुझे जोर से पीछे खींच लिया। अचानक मेरे पीछे से एक तेज स्प्रिंग की आवाज आई, जैसे कोई यंत्र खुल गया हो, और उसके साथ ठंडी हवा का झोंका भी। अगले ही पल मैं जमीन पर पीठ के बल गिरा पड़ा था। मेरी जीन्स पर गंदे कांच के टुकड़े गिर रहे थे, जो हवा में कहीं से उड़े थे। मेरे सामने एक पुतला खड़ा था, बटलर की तरह कपड़े पहने हुए। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन फिर भी जैसे मुझ पर टिकी हुई हों। उसके मुंह से रिकॉर्ड की हुई खुरदरी आवाज निकली, चल पान। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें उन्हीं गंदे नुकीले कांच के टुकड़ों का ढेर था। अगर गोपाल मुझे न खींचता तो शायद ये कांच मेरे चेहरे और आंखों में धंस जाते। हमें लगा था कि ये पुतला ड्राइंग रूम में गलत दरवाज़ा खोलने पर निकलेगा। ये एक स्प्रिंग लोडेड ट्रैप था, गलत दरवाज़ा खोलने वाले के लिए दर्दनाक और जानलेवा तोहफा। और मैंने वही दरवाज़ा खोल दिया था। धन्यवाद गोपाल, मैंने कहा, और खड़े होते हुए अपने कपड़ों से कांच झाड़ा। मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं प्रतीक की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। न जाने क्यों उसके लिए अजीब सा गिल्ट हो रहा था। कम से कम मैं जिंदा था और मुझे खून या इन्फेक्शन की चिंता नहीं करनी पड़ रही थी। ये चीज़ शायद कोने से आई होगी, मैंने धीमी आवाज में कहा। क्या हमारा इरादा ऐसा ही था? कोई जवाब नहीं आया। बस सबके चेहरों पर राहत थी कि मैं ठीक हूं। हम ड्राइंग रूम से होते हुए एक स्टडी रूम में पहुंचे। वहां का माहौल बेचैन करने वाला था। मुझे समझ नहीं आता कि बचपन में हमने ये सब कैसे बनाया था, या फिर ये विचार हमें आए कहां से थे। कमरे पुतलों से भरे थे। कोई बैठा था, कोई खड़ा, कुछ के सिर या हाथ पांव गायब थे। एक पुतला अपने हाथ में किसी और का सिर पकड़े हुए था। मेज पर बैठा एक पुतला खुली किताब पढ़ रहा था। किताब में कोल्हू का जिक्र था, वो पुराना यातना देने वाला औजार जिसमें इंसान को धीरे धीरे कुचला जाता था। दूसरे पन्ने पर एक और यंत्र था, जिसमें किसी को बांस पर उल्टा लटकाकर घुमाया जाता था। ये सब किसी आने वाले अनहोनी का संकेत लग रहे थे। फिर हम लाइब्रेरी पहुंचे। हमें पता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन कभी कभी जानना भी आपको बचा नहीं पाता। ज्योतिका ने दरवाजा खोला और हम सब अंदर झांकने लगे। अचानक हम दीवार को पकड़ने लगे। कुछ ने दरवाजे को ऐसे पकड़ रखा था जैसे गिरने वाले हों। एक पल पहले हम जमीन पर खड़े थे,
लेकिन दरवाज़ा खुलते ही हमारी दुनिया का नज़रिया बदल गया। लाइब्रेरी का लकड़ी का फर्श अजीब तरह से आगे की तरफ बहुत तेज़ ढलान में झुका हुआ था। उस ढलान के अंत में कमरे के पिछली तरफ एक बड़ा गड्ढा था, करीब 10 फीट चौड़ा, इतना चौड़ा कि पूरी चौड़ाई में फैला हुआ। पीछे की दीवार से सटी विशाल किताबों की अलमारियां उसी गड्ढे के ऊपर खड़ी थीं। और ये अजीब था, मेरे निर्माण कार्य के अनुभव के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी मजबूती से वहां कैसे टिक सकती हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई छुपा हुआ धातु का सहारा हो, या फिर किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें वहां जमा रखा हो। असल में अगर तर्क से देखें तो उन भारी अलमारियों को कब का गड्ढे में गिर जाना चाहिए था। कमरे की ऊंचाई और गड्ढे की गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अजीब बात यह कि लाइब्रेरी के नीचे रसोई और पहली मंजिल के कमरे थे, जहां इस गड्ढे का कोई निशान तक नहीं था। लेकिन बचपन में हमने जब इस लाइब्रेरी का नक्शा बनाया था, तब ये गड्ढा इसी तरह मौजूद था और अब वो सामने था। कमरे में एक बैनर टंगा हुआ था, ठीक वैसे जैसे स्कूल के बुक फेयर में होते हैं, लेकिन इस पर लिखा था, ज्ञान फिसलन भरा है। बचपन में हमने इसे मजाक समझा था, खुद को चालाक मानते हुए हंसे थे, लेकिन आज ये शब्द किसी चेतावनी की तरह लग रहे थे। हम इस ढलान को पार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारे पास कोई चढ़ाई का सामान नहीं था, जबकि शायद हमें यही चाहिए था। आखिरकार हमने तरीका निकाला। हमने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़े और अपने शरीर को एक मानवीय रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। गोपाल ने अपनी नई स्केचबुक बेल्ट में दबा ली। आगे वाला व्यक्ति लाइब्रेरी की सामने वाली दीवार या पास की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता और पीछे वाले उन चीज़ों को थामे रखते जो पहले मिल चुकी थीं। हमने पैरों की ताकत, हाथों की पकड़ और भरोसे का सहारा लिया। कभी फर्श के उभरे हिस्सों को पकड़ा, कभी पुराने बेसबोर्ड को, जो हमारे खींचने से टूटने की कगार पर थे। एक पुरानी मेज थी, इतनी भारी कि सरकाना मुश्किल, लेकिन हमारा सहारा बनी। हम चारों ने धीरे धीरे दाहिनी ओर के दरवाजे तक सफर तय कर लिया। गड्ढा बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा लगता था जैसे वो हमें खींच रहा हो, हमें अपने भीतर गिरा लेने का वादा कर रहा हो। लेकिन अभी हम उसके शिकार नहीं बने थे। लाइब्रेरी से निकलकर हम सीढ़ियों की तरफ लौट रहे थे। इस बार हमें पता था, अगर अगला रास्ता खोलना है तो पहेली सुलझानी ही होगी, और उसके लिए फिर से लाइब्रेरी से होकर जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी का बड़ा हॉल 3 कमरों को जोड़ता था। हम उन्हें कक्ष कहने लगे थे। सबके आकार एक जैसे थे, इसलिए हमें याद नहीं आ रहा था कि पहेली किस कमरे में थी। पहले 2 कमरों के दरवाजे हमने खोले, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि पहेली शायद आखिरी वाले में होगी। पहला कमरा देखने लायक नहीं था। फर्श पर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, असली जानवरों की हड्डियां, या फिर इतनी अच्छी नकली कि असली जैसी लगें। दूसरा कमरा और भी अजीब था। वहां भी बिल्कुल वैसी ही हड्डियां, बिल्कुल उसी जगह पर। हमने कई बार जांचा, फर्क बस इतना था, उनमें मांस लगा हुआ था, जैसे वक्त पीछे घूम गया हो और ये हड्डियां फिर से मांस से भर गई हों। मांस के टुकड़ों पर दर्जनों मक्खियां भिन भिना रही थीं, जिंदा मक्खियां। मैंने यकीन करने के लिए एक को थप्पड़ मारकर मारा। उसकी ऐंठती हुई टूटी सी देह
मेरी हथेली में पड़ी रही। ये बात मेरे लिए छोटी नहीं थी, क्योंकि इस घर में पहली बार मैंने किसी सचमुच जिंदा चीज को छुआ था, और ये आखिरी बार नहीं होने वाला था। आखिरी कमरे में हमें दूसरी मंजिल की पहेली मिलने की उम्मीद थी। अंदर कदम रखते ही हमारी नज़र कमरे के बीचों बीच पड़ी। एक गोलाकार लोहे की सीढ़ी जो ऊपर एक जालदार दरवाजे तक जाती थी। प्रतीक बुदबुदाया। ये ठीक नहीं है, मैंने धीरे से कहा। इस घर में और कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, कभी थी भी नहीं। नियम नंबर 6, प्रतीक ने याद दिलाया। जब तक पहेली हल ना हो ऊपर नहीं जा सकते, वरना वॉल्ट द स्टेयरमैन आ जाएगा। ज्योतिका अचानक बोली, दोस्तों, यही पहेली है। हमें याद ही नहीं था कि घर में ये सीढ़ी थी, क्योंकि ये पहले थी ही नहीं, और हमने कभी तय भी नहीं किया था कि पहेलियां कैसी होंगी। मतलब ये कुछ भी हो सकती हैं, यहां तक कि एक सीढ़ी। गोपाल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, पहेली हमेशा किसी कमरे के बीच में होनी थी, और देखो ये यहीं है। ज्योतिका ने धीरे से कहा, हमें सोचने के लिए वक्त है। उसकी नजर दीवारों पर टिक गई। कमरे की दोनों लंबी दीवारों पर सफेद प्लास्टिक की एनालॉग घड़ियां टंगी थीं, शायद 1 दर्जन से भी ज्यादा। उनकी टिक टिक एक साथ सुनाई दे रही थी, जैसे किसी अदृश्य सेना के बूट मार्च कर रहे हों। पहली मंजिल की पहेली मुझसे जुड़ी थी। ज्योतिका ने कहा, हम 5 लोग हैं, 5 मंजिलें, 5 पहेलियां। हर पहेली हम में से किसी एक से जुड़ी होगी। उसकी आंखें धीरे धीरे कमरे में घूमी। तो सवाल ये है, इन सीढ़ियों से सबसे ज्यादा लगाव किसे है? वॉल्ट के अलावा? गोपाल हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे में अजीब तरीके से गूंज रही थी। हमने उसे घूर कर देखा। ये जगह हंसने की नहीं थी। मुझे वो सीढ़ियां याद आ रही हैं। प्रतीक ने कहा, क्या कहते हैं उन्हें? असंभव सीढ़ियां। पता है, वो जो एक कलाकार की पेंटिंग में होती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, फिर नीचे जाती हैं, और फिर से वहीं पहुंच जाती हैं जहां से शुरू हुई थी, जैसे एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। पेनरोज स्टेप्स, गोपाल ने कहा। वो कमरे के एकमात्र बिस्तर पर बैठा था, बाहें मोड़े हुए। कभी मैं भी थोड़ा आर्टिस्ट टाइप था। मेडिकल क्रीम और चिप्स के बेवकूफ विज्ञापनों में काम करने से पहले। तो मैंने कहा, अभी हमारे पास तो बस साधारण सीढ़ियां हैं, शायद हमें उन्हें असंभव बनाना होगा। हाँ, क्यों नहीं? ज्योतिका बोली, जब तक कोई और बेहतर आइडिया ना मिले। गोपाल ने ऊपर देखा। उसकी आंखें थोड़ी अजीब चमक रही थीं। ठीक है, बस ये मत हो कि ये गलत तरीका निकले, या सही तरीका लेकिन गलत नतीजा दे दे। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, प्रतीक ने कहा। कोई कुल्हाड़ी या हथौड़ा होता तो अच्छा होता। हाँ, मैंने कहा, ताकि हम सीढ़ियों पर काम शुरू कर सकें। हमने दूसरी मंजिल के इस कमरे में और सुराग ढूंढने शुरू किए। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन एक एक कोना खंगालना जरूरी था। हमारे मिले हुए सुराग थे। बीच में एक पुरानी गोलाकार लकड़ी की सीढ़ी, शायद 19वीं सदी की। ऊपर एक बंद लोहे का जाल दरवाजा। सीढ़ी में ठीक 14 पायदान थे। एक बिस्तर, सफेद चादरों और रजाई के साथ। दोनों तरफ के तकियों पर जूतों के गंदे निशान।
वो भी विपरीत दिशाओं में। बिस्तर के नीचे एक छोटी सी एक्सटेंशन सीढ़ी जो पूरी तरह खुलने पर ऊपर के आखिरी पायदान तक पहुंच सकती थी। 14 पुरानी एनालॉग घड़ियां, 7 बाईं दीवार पर, 7 दाईं दीवार पर। सभी घड़ियां पुरानी और खरोंच भरी थीं, जैसे किसी ने उन पर पैर रखा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, दाईं तरफ की सभी घड़ियां उल्टी दिशा में चल रही थीं। बस यही सुराग थे। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि बचपन में हमने इन्हीं अजीब निशानों और चीजों को देखा था, लेकिन तब हम हंसकर आगे बढ़ गए थे। और आज इतने साल बाद हम इन्हीं के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाने में लगे थे। अभी तक कोई हमें रोकने नहीं आया था, शायद इसीलिए कि हमने अभी कोई नियम नहीं तोड़ा था। लेकिन फिर भी कमरे में एक अजीब दबाव था, जैसे समय धीरे धीरे हमारी गर्दन पर सांस ले रहा हो। शायद ये उन सभी घड़ियों की एक साथ टिक टिक की आवाज़ थी, या फिर कमरे के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी सीढ़ी जो ऐसे बुला रही थी जैसे उसके ऊपर कुछ हमारा इंतज़ार कर रहा हो। हम दूसरी मंजिल के पहेली वाले कमरे में खड़े थे। पिछले कुछ देर से हम सब इकट्ठा होकर वहां रखे अजीब सुरागों पर चर्चा कर रहे थे। दीवार पर लगी घड़ियां, जूतों के निशान वाले तकिए, एक सीढ़ी और वो गोल घुमावदार सीढ़ियां जो ऊपर की ओर जाती थीं। बीच बीच में हम डरावने कमरों में भी गए थे, जहां सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं, और कुछ में तो अब भी मांस चिपका था। वहां भिन भिनाती मक्खियों की आवाज हर वक्त कानों में गूंज रही थी। कभी कभी लगता हम बस खुद को याद दिलाने के लिए वहां जाते हैं कि अगर यहां से नहीं निकले तो हमारी हड्डियां भी एक दिन ऐसी ही दिखेंगी। सुनो, मैंने कमरे की खामोशी तोड़ते हुए कहा, शायद मैं अब समझ गया हूं। हमारे सामने पहले से ही असंभव सीढ़ियां हैं। ये पेनरोज स्टेप्स तो नहीं, लेकिन उतनी ही नामुमकिन है, क्योंकि हम उन पर चढ़ ही नहीं सकते। मैंने गहरी सांस ली। नियम नंबर 6 साफ कहता है, जब तक मंजिल की पहेली हल न हो, सीढ़ियों पर चढ़ना मना है। प्रतीक सही था, हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करें? हार मान लें? गोपाल ने तीखी नजर से मेरी ओर देखा। मैंने हार मानने को नहीं कहा। शायद, प्रतीक ने धीरे से कहा, हमें उन पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर हम दीवार से घड़ियां उतारकर सीढ़ियों पर रख दें, हर स्टेप पर एक, क्योंकि हर सीढ़ी पर 14 घड़ियां फिट हो सकती हैं। शायद यही पहेली का हल हो। मुमकिन है, ज्योतिका ने हामी भरी, क्योंकि घड़ियों पर खरोंच और तकियों पर जूतों के निशान भी तो कुछ कह रहे हैं। अगर हम 14 सीढ़ियों पर 14 घड़ियां रख दें और उन पर चलें, तो हम नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम घड़ियों पर चलेंगे, सीढ़ियों पर नहीं। लेकिन मैंने धीमे स्वर में कहा, हम तब भी ऊपर ही जा रहे होंगे। या शायद, ज्योतिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घड़ियां हमें ऊपर ले जा रही होंगी। प्रतीक ने झुंझलाकर बालों में हाथ फेरा, जैसे वह कोई अदृश्य चीज खींचकर फेंक देना चाहता हो। यह तो शब्दों का खेल है, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना हम इसके बारे में सोचते गए, ये हमें सही लगने लगा। 2 सुराग अब भी बाकी थे, वो 7 घड़ियां जो उल्टी दिशा में चल रही थीं, और वो पुरानी लकड़ी की सीढ़ी। हमें यकीन था कि इनका भी कोई ना कोई कनेक्शन इस हल से होगा, बस हम देख नहीं पा रहे थे। ज्योतिका ने हमें याद दिलाया कि नीचे की मंजिल पर भी उसे एक सुराग बाद में समझ आया था। वो पुरानी मेज जो 19वीं सदी की थी, वही सदी जिसमें फिबोनाची सीक्वेंस को प्रसिद्धि मिली थी। आखिरकार
हमने तय कर लिया। हमने दीवार से घड़ियां उतारनी शुरू की, हल्के प्लास्टिक के गोल कवर वाली घड़ियां। उतारते वक्त उनकी सुइयों की टिक टिक अजीब तरीके से एक साथ गूंज रही थी, जैसे हम कोई सोई हुई चीज जगा रहे हों। पहली 7 सीढ़ियों पर हमने सामान्य घड़ियां रखीं और आखिरी 7 पर वो अजीब उल्टी दिशा में चलने वाली घड़ियां। हमारा तर्क था, समय पीछे जाने से पहले आगे चलता है। ज्योतिका ने घड़ियों पर चलने की जिम्मेदारी ली। वो सबसे हल्की थी और कहती थी कि बैलेंस बीम पर उसका हाथ अच्छा है। मैं और प्रतीक शायद बीच में फिसलकर घड़ियां तोड़ देते, और फिर पता नहीं नियम तोड़ने की सजा क्या होती। अब बस एक सवाल रह गया था, जब वो ऊपर पहुंचेगी, क्या वहां कोई इंतजार कर रहा होगा? ज्योतिका कमरे के बीचों बीच बनी गोलाकार सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसने हर सीढ़ी पर घड़ी के ऊपर पैर रखा, जैसे किसी अनदेखे नियम का पालन कर रही हो। हम सब ने अपनी सांसें रोक लीं। मैंने उसे याद दिलाया, रेलिंग को हाथ मत लगाना। कई बार उसका संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा, और मैं सोच रहा था, अगर उसने रेलिंग छू ली तो क्या होगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो कुछ सेकंड रुकी, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे पहली मंजिल की पहेली सुलझने के बाद हुआ था। फिर उसने ऊपर के ट्रैपडोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। तभी हमने सुना, दालान के नीचे से कदमों की आहट। अजीब, असामान्य, इंसानी नहीं, शायद खुरों जैसी, लेकिन उससे भी ज्यादा विचित्र। पहले मैंने इन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उनमें एक अजीब नृत्य जैसी लय थी। और सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ एक नहीं, कई आवाजें थीं, और उनकी गति घड़ियों की टिक टिक से मेल खा रही थी। वे आ रहे थे। हम पहेली में असफल हो गए थे। ज्योतिका ऊपर से नीचे झांक रही थी। उसका हाथ अभी भी ट्रैपडोर की कुंडी पर था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। आंखें फैली हुई, मुंह खुला, मानो किसी पुराने मंदिर की दीवार पर बनी डरावनी यक्षिणी की मूर्ति अचानक जिंदा हो गई हो। हमें उनसे बचना होगा, मैंने कहा। हमने नियम नंबर 5 तोड़ दिया है, गोपाल ने गंभीर आवाज में कहा। उसमें साफ लिखा था, फर्श की पहेली हल करनी होगी। असफल हुए तो वे जीव तुम्हारा पीछा करेंगे। लेकिन मैंने नियम नंबर 3 तोड़ा था और हम तब भी बच गए थे, प्रतीक ने कहा। हाँ, लेकिन ज्योतिका ने कुछ कहना चाहा, तभी प्रतीक ने बीच में काट दिया। समय नहीं है, बस मुझ पर भरोसा करो। नीचे से आ रही लय अब और साफ सुनाई दे रही थी, धीमी लेकिन डरावनी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ने से पहले खेल रहा हो। प्रतीक ने जल्दी से छोटी एक्सटेंशन सीढ़ी खींची और गोल सीढ़ियों के पास खड़ी कर दी। ज्योतिका, क्या तुम नीचे जा सकती हो और फिर घड़ियों के सहारे ऊपर लौट सकती हो? बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी किया था। कर सकती हूं, लेकिन क्यों? मैं बाद में बताऊंगा, बस भरोसा करो। मैं बस देख रहा था, खुद को बेबस महसूस करते हुए। मेरे मन में बार बार मछली वाले दरवाजे का हादसा घूम रहा था। प्रतीक को जैसे पूरी तरह यकीन था कि जाल किस दरवाजे के पीछे है। विश्वास की छलांग, गोपाल बुदबुदाया। या तो हमें बचाओगे पीयूष, या सबका खून बह जाएगा। प्रतीक सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गया, ट्रैपडोर के बिल्कुल पास। उसने ज्योतिका के नीचे लौटने का इंतजार किया, और नीचे से आती खुरों जैसी अजीब आहट अब और पास थी। ठीक है,
प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, चलो घड़ी की टिक टिक को अपना टाइमर बना लेते हैं। हर सेकंड ठीक उसी लय में मैं नीचे उतरूंगा और उसी पल तुम ऊपर चढ़ोगी। फिर तुम जाल वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करना। प्रतीक, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, तुम घड़ी पर खड़े ही नहीं हो। पता है, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। नियमों में कहीं ये नहीं लिखा कि फर्श की पहेली हल करने से पहले नीचे नहीं जाया जा सकता। हम सबने एक दूसरे को देखा और फिर जैसे मौत का सामना करने की तैयारी में हो, जोर से 3 तक गिनती गिनी। ठीक वैसे ही जैसे इस शापित घर में घुसने से पहले की थी। टिक। प्रतीक नीचे उतरा और ज्योतिका घड़ी पर चढ़ी। टिक। ज्योतिका लड़खड़ाते हुए ऊपर बढ़ी। प्रतीक अगली सीढ़ी उतरा। दोनों की चालें मानो उल्टी दिशाओं में घूम रही 2 घड़ियों की सुइयों जैसी थीं, एक ऊपर एक नीचे। मेरे मन में अजीब सा खिंचाव हुआ, जैसे समय खुद उल्टा और सीधा एक साथ बह रहा हो। मैं बार बार उनकी तरफ और पास के दरवाजे की तरफ देख रहा था और तभी मैंने उसे देखा। एक भयानक हाथ, बड़ा, चौड़ा, और उस पर 5 से भी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां। वो धीरे धीरे दरवाजे के किनारों से भीतर झांक रहा था, जैसे हमें पकड़ने के लिए ही बढ़ रहा हो। नीचे वाला लिविंग रूम तो विशाल था, लेकिन ये कमरा बहुत छोटा था। अगर वे अंदर घुस आए तो शायद खेल खत्म हो जाता शुरू होने से पहले ही। जब प्रतीक आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा और ज्योतिका ऊपर के सिरे पर खड़ी थी, उसने ट्रैप डोर खींचा और वो खुल गया। मैंने झटके से दरवाजे की तरफ देखा। हाथ गायब था और वो डरावनी भारी सांसों की आवाज भी गायब। मेरे सीने से जैसे सारा दम निकल गया। असंभव सीढ़ियों की असली खूबी, प्रतीक ने धीमे से कहा, ये होती हैं जो एक साथ ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी। तुम्हें लगता है तुम उतर रहे हो, लेकिन असल में ऊपर जा रहे होते हो। जैसे समय एक साथ आगे और पीछे बह रहा हो। ज्योतिका बुदबुदाई। घड़ियों की तरह, गोपाल ने फुसफुसाया। लेकिन हमें जल्दी ही समझ आ गया, मुख्य सीढ़ियों तक लौटने का कोई गुप्त रास्ता नहीं खुला था। रास्ता तो अब बस इसी खुले ट्रैपडोर के पीछे होना था। हम बाकी लोग भी गोल सीढ़ियों से ऊपर गए। हमें लगा अब नियम 6 का उल्लंघन नहीं हो रहा। इस मंजिल की पहेली सुलझ चुकी थी। ट्रैपडोर के ऊपर एक लंबा, अंधेरा, बेहद संकरा गलियारा था। हम चुपचाप उसमें उतरने लगे। 2-3 बार लगा जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन हमने सोचा ये बस हमारा भ्रम है। अचानक सामने हल्के से एक चौकोर उजाले की रूपरेखा नजर आई। वो एक और ट्रैपडोर था। जैसे ही हमने उसे खोला, हम दूसरी मंजिल के बरामदे के ऊपर थे, ठीक वहीं जहां से हमने शुरुआत की थी। और अब हम तीसरी मंजिल का सामना करने को तैयार थे।